और एक है एनी शेप। लास्ट जो थर्ड एप्लीकेशन हमने किया था, कल हमने लास्ट एप्लीकेशन किया था, लास्ट एंड थर्ड एप्लीकेशन जो हमने किया था वो सिर्फ इतना था कि अगर कोई बॉडी है, ये बॉडी का शेप कुछ भी हो सकता है, इट्स अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ओके। इसके नियर अबाउट, इसके नियर अगर हम लोग ई फाइंड करते हैं, सो नियर दिस ई इज गिवन बाय, फॉर्मूला याद है आपको क्या आया था कल? नहीं याद है तो खुद देख लो नोटबुक में। ई आपको आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज अ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, चार्ज पर एरिया है सिग्मा। तो ये हमने आई थिंक कल डिस्कस किया था, इट वाज ओवर, राइट? याद है आपको? ठीक है। अब देखो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, वी कैन गो फॉर द फोर्थ एंड द लास्ट एप्लीकेशन, लेकिन चौथी एप्लीकेशन जो है वो लास्ट एप्लीकेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन पे जाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मूला सच में कैसे काम करती है, हाउ डज दिस फॉर्मूला रियली वर्क्स, ठीक है। उसके लिए मुझे आपका थोड़ा आंसर्स चाहिए। हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जो डिस्कस किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन वाज अ चार्ज स्फीयर, ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, याद करो। ये चार्ज स्फीयर था, इसके रेडियस था r, रेडियस वाज r, चार्ज ऑन दिस स्फीयर वाज q, ठीक है। ये स्मॉल r, ये डायग्राम याद करो, आपने फर्स्ट एप्लीकेशन में किया था। हाँ, अब एक काम करो, गो बैक टू दिस एप्लीकेशन और E का फॉर्मूला देख के आओ। द फॉर्मूला ऑफ E इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा के टर्म्स में E का फॉर्मूला क्या था, देख के आओ। तो अगर देखोगे द फॉर्मूला ऑफ E इन दिस केस, हाँ, इन दिस केस फॉर्मूला ऑफ E इन टर्म्स ऑफ सिग्मा हमने ऑलरेडी फाइंड किया है फॉर्मूला। फॉर्मूला ऐसी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। स्टूडेंट जस्ट कंफर्म करो एक बार, ये फॉर्मूला आपको मिली क्या फर्स्ट एप्लीकेशन में? देखो हाँ सर। हाँ, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, ऐसे नहीं आपको कुछ पता ही नहीं है और आप करते जा रहे हो। तो ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट एप्लीकेशन में बनाई थी, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला है। अब देखो ये डायग्राम को प्लीज देखो ध्यान से, पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, एट दिस पॉइंट आई हैव फाउंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर है। अब देखो अगर मैं ये पॉइंट को थोड़ा स्फीयर के नजदीक ले लूं, इफ आई टेक दिस पॉइंट नियर द स्फीयर, तो आप देख सकते हो स्मॉल r विल डिक्रीज, स्मॉल r जो है वो डिक्रीज होगा। Can you tell me? Can you tell me if I take this point very near the surface, surface of sphere के very near मैंने ये point को ले लिया, if you take this point very near to the surface, small r कितना हो जाएगा? Any idea? Capital R. Small r will become nearly capital R. ये तब होगा जब आप point को very near the surface लोगे, small r become nearly capital R, small r become equal to capital R. So ये फॉर्मूला में मैं ये दोनों कट कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों इक्वल है। तो देखो फॉर्मूला क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 सेम एज दिस, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड है एनी शेप के लिए, इट इज फॉर एनी शेप। तो ये स्फीयर के लिए भी वैलिड है, तो देखो स्फीयर में भी आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। सिलेंडर के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सिलेंडर के लिए भी कर सकते हैं ये चीज, आई डिड विथ अ स्फीयर, सिलेंडर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो सिलेंडर की फॉर्मूला है, ई का फॉर्मूला जो है सिलेंडर के लिए, वो फॉर्मूला लैम्बडा के टर्म्स में है। आपकी फॉर्मूला लैम्बडा आपको वो पहले सिग्मा के टर्म्स में लानी पड़ेगी, एंड देन यू कैन डू इट। मतलब ये फॉर्मूला सिलेंडर के लिए भी चल जाएगी, बट वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको ट्राई करना आप करो। सिलेंडर के लिए भी आप ये प्रूफ कर सकते हो दैट इफ पॉइंट इज वेरी नियर द सिलेंडर, द ई विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन ई जो हमने सिलेंडर के लिए किया था वो लैम्बडा के टर्म्स में निकाला था। लैम्बडा इज अ चार्ज पर लेंथ, आपको सिग्मा के टर्म्स में लाना पड़ेगा उसको पहले, तो चार्ज पर एरिया के टर्म्स में, ठीक है। तो जिनका इंटरेस्ट है, जिनको लगता है सर हम लोग करेंगे, इंटरेस्ट है, तो आप सिग्मा के टर्म्स में पहले सिलेंडर वाली फॉर्मूला जो है उसको सिग्मा के टर्म्स में निकालो और फिर चेक करो कि नियर द सरफेस के लिए ये फॉर्मूला लगेगी। सो याद रखो, इट इज अ फॉर्मूला फॉर ई नियर द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। तो कल हमने यहां तक कंप्लीट किया था, तो रिवीजन हो गया। चलो आज आगे बढ़ते हैं। टुडे आई एम गोइंग विद द फोर्थ एंड द लास्ट एप्लीकेशन
of Gauss law. Fourth application ये है that Gauss law is used to find E. Gauss law is used to find E. ठीक है, near infinite long plane sheet. ये है फोर्थ एप्लीकेशन. Gauss law is used to find E. ठीक है, Gauss law is used to find E near the infinite long plane sheet. ठीक है, हेडिंग डाल दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको. ठीक है, अब ये क्या चीज है, ध्यान से देखो. इसमें एक वर्ड है प्लेन शीट. ठीक है, प्लेन शीट क्या होती है वो आपको पता है एटलीस्ट. अगर कोई भी रेक्टेंगुलर शीट में ऐसे बना लूं, ये देखो थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम है स्टूडेंट्स. ये देखो, थिंक ये एक शीट है ना, इट्स अ शीट. अब ये यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट. तो अगर आप ऐसे बना रहे हो, ये तो ऐसे लग रहा है फाइनाइट है, इसका लेंथ फाइनाइट है, ब्रेथ फाइनाइट है. थिंक एक्चुअली मैंने ये फाइनाइट की तरह दिखाया, बट सपोज एक्चुअली इट इज इनफाइनाइट. बहुत बड़ा शीट है ये, इट्स इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट. ठीक है, अब देखो सपोज इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, लाइक दिस. पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन दिस. अब ये चार्ज को मैं काउंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, तो पता नहीं कितना चार्ज इसके ऊपर होगा. चार्ज भी इनफाइनाइट हो जाएगा. तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है. अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली मैं यहाँ पे ऐसे सोचो कि शीट है ही नहीं, कोई फिजिकली कोई शीट प्रेजेंट नहीं है, चार्जेस प्रेजेंट है. चार्जेस आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेन शीट. चार्ज की शीट है, कोई सच में फिजिकल शीट नहीं रखी हुई है यहाँ पे. मतलब ऐसे कोई सनमाइका की शीट है उसके ऊपर चार्ज है, ऐसा नहीं है. सिर्फ चार्ज है, ओनली चार्जेस आर देयर, बट चार्जेस आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेन शीट, ऐसा. ठीक है, अब इसके नियर हमको ई फाइंड करनी है. सपोज ये जो चार्ज शीट है, इसके जस्ट बाहर यहाँ पर ये देखो, सपोज दिस इज अ पॉइंट जस्ट नियर द शीट पी. यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा सोचते हैं, जिनका थोड़ा दिमाग चलता है, वो स्टूडेंट एक डाउट उठा सकते हैं. वो बोलेंगे सर आपको यहाँ पे नियर द चार्ज शीट आपको ई फाइंड करने को बोल रहे हो. मैंने लिखा भी है नियर. तो ये तो हमने थर्ड एप्लीकेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं. थर्ड एप्लीकेशन में भी यही था ना कि फाइंडिंग ई नियर एनी शेप. तो वापस क्यों नियर फाइंड कर रहे हो? आपने कोई भी शेप के लिए ऑलरेडी कर दिया है ये. नहीं, एक फर्क है. ये जो चौथा हमने एप्लीकेशन किया ना, ये पहले 3 एप्लीकेशन से अलग है. ध्यान से सुनना, ये जो शीट है ना, वो ये ओपन शीट है, इट इज ओपन. अभी तक आपने जो 3 एप्लीकेशंस किए हैं उसमें क्लोज्ड बॉडी था, ये ओपन है. मतलब इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड, इस शीट के राइट साइड और इस शीट के लेफ्ट साइड, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. ये ओपन सरफेस है. आपने पहले जो सरफेसेस किए हैं पहले 3 एप्लीकेशन में, वो क्लोज सरफेसेस हैं, ये ओपन है. ठीक है, तो थोड़ा अलग है, ये फॉर्मूला सेम नहीं आने वाली है. इट्स ओपन, और पहले आपने जो सरफेसेस किए वो क्लोज सरफेसेस है. ठीक है, तो ये देखो, ये इनफाइनाइट शीट है, इसके नियर अबाउट हियर आई वांट टू फाइंड ई. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले ये जो इनफाइनाइट शीट है, let's say sigma is a charge present on the per unit area of this sheet. Sigma is charge per unit area. ठीक है, sigma is a charge per unit area. ये जो शीट आपने बनाई है इमेजिनरी शीट, इसकी यूनिट एरिया में जो चार्ज है that is called sigma. Sigma is a charge per area. ठीक है, तो चार्ज present on the 2 meter square, charge present in the 2 meter square area will be 2 sigma. Charge present in a 3 meter square area will be 3 sigma. The charge present in a DA area, the charge present in the DA area, ये देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है. हाँ, आप लोग बताओ कितना होगा चार्ज प्रेजेंट इन द DA एरिया ऑफ द शीट? बोलो. सिग्मा डी.
सिग्मा इंटू डी ए, करेक्ट? सिग्मा डी, सिग्मा डी ए, ठीक है, क्लियर? आपको लग रहा होगा बार बार सेम सेम चीजें रिपीट हो रही है, तो पहले भी ऐसे ही किया है। फिजिक्स का नेचर ही ऐसा है स्टूडेंट, अगर आपने पहले एक दो लेक्चर ध्यान से सुन लिए, समझ गया अच्छे से, वही चीजें बार बार पूरे चैप्टर में रिपीट होती रहती है, तो विथ स्मॉल वेरिएशंस। तो ये हमने ऑलरेडी किया है, बहुत इजी है आपके लिए ये। चार्ज प्रेजेंट ऑन द डीए एरिया विल बी सिग्मा इनटू डीए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया। डू वन थिंग, यू राइट अलोंग विथ मी, जो लिखा है अभी तक लिख लो आप लोग भी, राइट एवरीथिंग। या कंप्लीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमारा काम है ई फाइंड करना। वी वांट टू फाइंड ई एट पॉइंट पी। उसके लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करने वाले हैं, ठीक है? गॉस लॉ का सबसे पहला स्टेप होता है ड्राइंग द गॉसियन सरफेस। गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सरफेस बनानी है। तो देखो मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट के अराउंड, अराउंड द पी पॉइंट, ये मैंने देखो छोटा सा एरिया ले लिया है। दिस एरिया इज टेकन अराउंड पी पॉइंट। ये एरिया है डीए, ये एरिया है डीए। इसके एकदम सामने, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस जो प्लेन शीट है ना, शीट के ऊपर भी हम लोग एक छोटा सा एरिया ले लेंगे डीए। ये देखो, ये जो डी एरिया है, इट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस एरिया। ये एरिया जो है ये भी डीए रहेगी। ओके, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ज्वाइन करो, इन दोनों को ज्वाइन करो लाइक दिस। और ये जो मैंने सिलेंडर बनाया, आपको दिख रहा है ना सिलेंडर, ये सिलेंडर सोचो, ये जो शीट है, शीट को पेनिट्रेट करके दूसरे साइड से निकल आया है। सिलेंडर ऑल्सो कम्स आउट ऑफ द अदर साइड, ठीक है? दूसरे साइड भी निकल आया है, ये देखो। स्टूडेंट थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सिलेंडर शीट को पेनिट्रेट करके दूसरे साइड से बाहर निकल आया है, ये देखो ऐसा। ये देखो, क्लियर? सी दिस सिलेंडर, ये है गॉसियन सिलेंडर, ठीक है? अब आपको ये सिलेंडर काफी लॉन्ग लग रहा होगा, यू मे बी फीलिंग इट्स अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर, बट एक्चुअली इट इज वेरी शॉर्ट सिलेंडर। ये सिलेंडर शॉर्ट इसलिए है क्योंकि ये जो पी पॉइंट है, इट इज वेरी नियर द सरफेस। पी पॉइंट नियर द सरफेस है, तो ये सिलेंडर ज्यादा लंबा हो ही नहीं सकता। दूसरे साइड भी, ऑन द अदर साइड ऑल्सो द सिलेंडर कंप्लीट्स नियर द सरफेस ओनली। ये सिलेंडर है ना, नियर द सरफेस ही खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा सिलेंडर नहीं है ये। इमेजिन दोनों साइड से ये जो सिलेंडर है, इट इज वेरी नियर द सरफेस। सिर्फ विजिबिलिटी के लिए मैंने बड़ा बनाया है, जस्ट टू मेक इट क्लियर आई हैव ड्रॉन बिग, बट एक्चुअली द सिलेंडर इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी नियर द शीट, ठीक है? तो ये आपका है गॉसियन सिलेंडर, दोनों साइड से निकल रहा है, ठीक है? दिस इज गॉसियन सिलेंडर। ओके, ड्रा कर लो ये सिलेंडर भी अच्छे से बना है। ये 3 डायमेंशनल है पूरा, दिखाई दे रहा है मैंने बीच में सिलेंडर को कैसे दूसरी तरफ से निकाला है। इट्स अ 3 डायमेंशनल, थोड़ा अच्छे से ऐसे ही बनाओ जैसे दिख रहा है। चलिए, अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप होता है ड्राइंग द डीए बार। डीए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ये पी पॉइंट दिख रहा है, पी पॉइंट से, पी पॉइंट पर आपने ये एरिया लिए डीए। डीए वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है? इट इज यूजुअली आउटवर्ड परपेंडिकुलर ऑन द एरिया। ये होगा डीए का डायरेक्शन। सी दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीए, ठीक है? इधर भी आपने डीए बनाया ना, हियर आल्सो डीए एरिया हैज बीन टेकन। तो अब यहाँ पर भी डीए का डायरेक्शन बना सकते हो।
इट विल बी दिस वे। देखो दोनों साइड आपने डी एरिया लिया है, दोनों साइड आप ये डी ए वेक्टर बना लो। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आपको ई फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पे ई का डायरेक्शन मैं बना लेता हूँ। सी द डायरेक्शन ऑफ ई एट पॉइंट पी। ई का डायरेक्शन भी सेम एज डी ए वेक्टर ही होगा। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ ई। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ई का डायरेक्शन कैसे आया। फर्स्ट यू लुक एट इट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। और ये बाजू भी क्या होगा, ये बाजू भी आपने यहाँ पे सपोज एक पॉइंट ले लिया, इफ यू टेक सम पॉइंट हियर, इस पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस चार्जेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डीए के डायरेक्शन में ही होगा, लाइक दिस। डोंट वरी, मैं आपको ई का डायरेक्शन कैसे निकाला वो बताता हूं, आई विल टेल यू। ठीक है, ये देख लो, क्लियर? हाँ, अब जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये ई का डायरेक्शन अभी तक समझा नहीं, ई डायरेक्शन कैसे आया, सिंपल है। ये देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये देखो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स स्टार्ट्स, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइन्स। These lines will be parallel to each other and these lines never intersect each other. दूसरे तरफ भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी ऐसे, see this, इलेक्ट्रिक लाइन दोनों साइड निकलेंगी, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगी, they will never intersect each other। ये जो लाइंस का डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन ई का होता है, सेम इज द डायरेक्शन ऑफ ई, इसलिए ई ऐसा है। आप क्लियरली देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ द ई इज हॉरिजॉन्टल। यहां पर भी मैंने डायरेक्शन ऑफ ई हॉरिजॉन्टली बनाया, और क्या बनाया मैंने, ये ई का डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बस एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, हाँ बोलो। सर ई का डायरेक्शन हमेशा वो जो ऑब्जेक्ट शीट लिया है या फिर कोई ऑब्जेक्ट लिया है उससे परपेंडिकुलर रहता है क्या? हाँ हाँ, ये 11th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टीज में पढ़ा होना चाहिए एक्चुअली। 11th स्टैंडर्ड में ना एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उनकी प्रॉपर्टीज उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं दे कम परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, जिस सरफेस से वो निकलती हैं उस पे ऊपर परपेंडिकुलर होती है वो हमेशा, करेक्ट है? हाँ सर, हाँ सर समझ। एंड दीस लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक बात, आपने ये जो डीए एरिया लिया है, सीधा डीए एरिया, ये जो आपने डीए एरिया लिया है, दीज आर द प्लेन एरियाज ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर की प्लेन एरियाज है। सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया देखो, सीधा कर्व एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की कर्व सरफेस के ऊपर अगर आप छोटा सा एरिया ले लोगे डीए, इफ यू टेक डीए एरिया ऑन द कर्व सरफेस, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड, नो नीड टू ड्रॉ। If you take dA area on the curved surface of the cylinder, so this will be dA vector. ये dA बार होगा, ये ड्रॉ नहीं करना है स्टूडेंट, देख लो खाली, ये होगा dA। So dA will be vertical, dA vertical है, and E will be horizontal. I am talking about curved surface of the cylinder. Curved surface पे, if you take a dA area, for such areas, dA और E में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। कर्व सरफेस के लिए थीटा विल बी 90 डिग्री, बट प्लेन सरफेस जो है, दिस इज अ प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर, प्लेन सरफेस के लिए एंगल बिटवीन ई एंड डी इज 0 डिग्री। ठीक है, याद रखना ये चीज। चलिए अब मैं गॉस लॉ से स्टार्ट कर रहा हूं। गॉस लॉ सेज इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी ए बार, ठीक है, इज इक्वल टू charge inside the Gaussian sphere, Gaussian surface divided by epsilon naught। ये है गॉस लॉ, ठीक है। अब ये जैसे मैंने पहले भी किया है, इस इंटीग्रेशन को अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं, ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर ओनली प्लेन सरफेसेस, मतलब ये सब डीए जो एरियाज है वो मैं प्लेन सरफेस वाली लूंगा, एंड देन
all the areas which are taken on curve surface. So EDA को हम लोग लिख सकते हैं EDA cos थीटा। कर्व सरफेस के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था, सिलेंडर की कर्व सरफेस पर थीटा वाज 90 डिग्री, लेकिन सिलेंडर की जो प्लेन सरफेसेस हैं, प्लेन सरफेसेस के लिए एंगल बिटवीन E एंड DA वाज 0 डिग्री। तो ये देखो ऐसे होगा, ये प्लस। मैंने इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, प्लेन सरफेसेस के लिए और कर्व सरफेसेस के लिए। प्लेन और कर्व दोनों आप ले लो तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा। मैंने पूरा सिलेंडर लिया है, तो प्लेन अलग कर्व अलग। चार्ज इनसाइड द सिलेंडर डिवाइड बाय ना, आपको पता है ये टर्म 0 हो जाएगा, दिस टर्म विल रिड्यूस टू 0 क्योंकि cos 90 0 होता है, दिस होल टर्म बिकम 0। देखो ये टर्म 0 तो हो गया, इसका फिजिकली मीनिंग क्या है? ये 0 मैंने बताया नहीं था लास्ट लेक्चर्स में भी, फिजिकली क्या मतलब है इसका, 0 क्यों हुआ ये? देखो एक्चुअली में E इंटू DA जो आप कर रहे हो ना, E इंटू DA इज अ फ्लक्स। तो ये जो 0 हुआ है ना, ये जो टर्म 0 हो गया, इट इज एक्चुअली फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेसेस। कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स है वो 0 आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं पास हो रहे हैं। फ्लक्स विल ओनली पास थ्रू प्लेन सरफेसेस ऑफ द सिलेंडर। तो ये फ्लक्स है एक्चुअली स्टूडेंट्स, फ्लक्स बिकम 0, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस बिकम 0। ठीक है, तो यहां तक हो गया। हाँ, और इधर cos ऑफ 0 क्या होगा? 1 हो जाएगा। इट विल बी जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ EDA। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ प्लेन सरफेसेस के लिए देखना है। ठीक है, अब देखो प्लेन सरफेसेस की अगर मैं बात करूं, लुक एट दिस। यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर सीधा माय पेन को ध्यान से देखो, यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन सरफेसेस। ये दोनों प्लेन सरफेसेस है। यहां पर जितना E का वैल्यू होगा उतना ही E यहां पर भी होगा। इन दोनों पॉइंट्स पे E सेम होगा, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द शीट। जितना ये पॉइंट अवे है शीट से, उतना ही ये भी पॉइंट अवे है फ्रॉम द शीट। इन दोनों पॉइंट पे E सेम होगा। तो इसलिए जो आपकी प्लेन सरफेसेस है ना, हियर वी आर टेकिंग ओनली प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस के लिए E सेम है, E बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली DA विल बी देयर। क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ DA, है ना। अब जिनका मतलब जो सिर्फ ऐसे याद करते हैं, चीजों को समझते नहीं है, वो तो अभी भी ऐसे ही बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DA विल बी A, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ DA विल नॉट बी A। आप थोड़ा गेस करो यहाँ पर, एनीबॉडी, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DA ओवर हियर? क्या लिखूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ DA की जगह? एनी आइडिया? सर वो कल आपने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ADA का, आपने नॉर्मली EDA लिख लिया था, वो यहाँ नहीं अप्लाई होगा? देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक बात है, प्लेन जो सरफेस है वो दो हैं कि एक प्लेन सरफेस है? दो तुम देख लो। हाँ, प्लेन सरफेस दो है सिलेंडर में कि एक ही है? दो है। दो है, दिख रही है ना वो डायग्राम में। हाँ, तो उन दोनों पॉइंट्स पे, दोनों जो प्लेन सरफेसेस मैंने लिए हैं, वहां पर E का जो वैल्यू है वो सेम है, वो मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ DA विल बी 2DA। देखो इंटीग्रेशन ऑफ DA का मतलब होता है आपको सारी जो प्लेन एरियाज है, प्लेन एरियाज जो है, उन सारी प्लेन एरियाज का सम करना है। यू हैव टू ऐड ऑल द प्लेन एरियाज। तो सारी प्लेन एरियाज को आप प्लस करोगे, तो आपने ही बताया दो प्लेन सरफेसेस हैं, तो उन दोनों का एरिया मिला के 2DA होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DA विल बी 2DA। देखो ये देखो, अगर मैं बोलूं ये जो एरिया है, लुक एट द माय फिंगर्स, ये जो एरिया है इट्स अ प्लेन एरिया, ये जो एरिया है ये भी प्लेन एरिया है। इन दोनों एरियाज के लिए थीटा 0 डिग्री है। अगर मैं बोलूं इन दोनों एरियाज का सम कर दो, सम ऑफ दीज एरियाज, क्या आप 2DA नहीं बोलेंगे? सम ऑफ दीज एरियाज विल बी हाउ मच? 2DA। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब वही होता है लिटरली, सम ऑफ दोज एरियाज इट विल बी 2DA। ठीक है, जो सिर्फ मगब करते हैं ना, जिनको सिर्फ खाली याद रहते हैं, फॉर्मूलाज याद करके आते हैं, वो अभी भी सोचेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ DA तो A होता है। आप डायग्राम चेक करो, आपके डायग्राम में कहीं पे भी A नहीं है। कहां से A आ गया?
इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब समेशन ऑफ ऑल एरियाज। तो आपके पास दो प्लेन एरियाज हैं, दो आपके पास प्लेन एरियाज है, सो टोटल इंटीग्रेशन आएगा 2DA। हाँ, अब थोड़ा सा सोच के आप लोग आंसर दो। हाउ मच इज चार्ज इनसाइड द सिलेंडर? क्यू इनसाइड कितना है? एनी आइडिया? हाउ मच इज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर? सिग्मा डी है बताओ, एनीबडी? सर, सिग्मा डी। सिग्मा डी। Charge which is charge which is enclosed inside the cylinder. हाँ, sigma d है? सिग्मा डी। Yes, you are correct. Sigma d divided by epsilon naught. Okay, तो देखो da दोनों साइड से कट हो गया। Pass a 2 on that side, आपको E मिल गया। कितना है E? Sigma by 2 epsilon 0। ये देखो थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। It is also similar to थर्ड एप्लीकेशन, फॉर्मूला लगभग सेम है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, बट यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी है। इट इज अ फॉर्मूला फॉर E एट पॉइंट P नियर द चार्ज्ड शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये है स्टूडेंट फॉर्मूला, लिख लो, पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करो। ठीक है, तो क्लोज सरफेसेस अगर होती है ना, वो थर्ड एप्लीकेशन क्लोज सरफेसेस के बारे में है। सरफेस वाज क्लोज्ड। यहां पर जो आपने शीट ली है, द शीट इज अ ओपन सरफेस, शीट दोनों साइड से ओपन है। क्लियर? सो आई होप आपने लिख लिया। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला अगर नहीं लिखा है तो लिख लो जल्दी से, कुछ मिस हुआ है तो देख लो एंड नोट इट डाउन। जो मैंने अभी कर्व सरफेस ली है, कर्व सरफेस पे मैंने डी एरिया ली है, ये भले आप ड्रॉ मत करो चलेगा। कर्व सरफेस के लिए एंगल बिकम 90 डिग्री। सो दिस कंप्लीट्स योर 4 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, 4 एप्लीकेशंस खत्म हो गई गॉस लॉ की। ठीक है, अगर चारों एप्लीकेशंस में कुछ अगर डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी कंफ्यूजन स्टिल इन द 4 डेरिवेशंस? है तो आप बोलो। आप लोग में से कुछ स्टूडेंट ने ये बोला था कि सर गॉस लॉ का एप्लीकेशन चाहिए, मतलब सॉरी गॉस लॉ का प्रूफ चाहिए, जो 11th स्टैंडर्ड में है। हाँ, अगर किसी को ये चाहिए, गॉस लॉ का प्रूफ चाहिए अगर, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आई कैन मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट एंड आई कैन पोस्ट इट ऑन द यूट्यूब। आपका जो यूट्यूब चैनल है क्लास का, उस पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो जिसका मर्जी होगा वो यूट्यूब पे जाके देख सकता है, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे। विल दैट बी ओके? यस सर। हाँ, अमन कुमार तो बोल रहे हैं, ठीक है। अमन कुमार ने कल डाउट बोला था कि गॉस लॉ का प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो तकरीबन ये 15 मिनट का 10 मिनट के आसपास का वीडियो बनेगा। उसमें आई विल एक्सप्लेन एंटायर गॉस लॉ, और उसमें एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। सॉलिड एंगल के बिना गॉस लॉ नहीं समझा जा सकता है, तो सॉलिड एंगल का भी मैं समझा दूंगा उसमें कॉन्सेप्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा क्लियर है। ओवर नाउ। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। सी, लेट्स डू वन थिंग बिफोर आई गो टू नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है। बिफोर आई प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, वन न्यूमेरिकल वी विल सॉल्व ऑन गॉस थ्योरम। गॉस की जो एप्लीकेशंस है उस पे लेट्स ट्राई वन न्यूमेरिकल। राइट ऑन द न्यूमेरिकल। हाँ, एक न्यूमेरिकल लिखो। इसमें लिखो, ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल वाला दे रहा हूं मैं, इसलिए आप खुद ट्राई करेंगे। आई विल नॉट हेल्प यू इन दैट। सिंपल दे रहा हूं। लिखो, अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर
of radius 5 centimeter, a very long cylinder of radius 5 centimeter, carry the charge of 25 microcoulomb per meter. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट. A very long cylinder of radius 5 centimeter carry the charge of 25 microcoulomb per meter. Full stop. Find the electric field intensity. Find the electric field intensity near its surface. Find electric field intensity near its surface. ठीक है, सिंपल है. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से हो जाएगा. ये आप करो स्टूडेंट्स. अब आपको ये करने के लिए आई एम गिविंग यू द टाइम ऑफ 3 मिनट्स. 3 मिनट दे रहा हूं मैं. उसके बाद जिसका मैं नाम लूंगा वो स्टूडेंट आंसर देगा. अब कुछ स्टूडेंट लेफ्ट करना चालू कर देंगे बचने के लिए. डोंट लेफ्ट. भाग के कुछ मतलब नहीं होता है. भागो मत कभी भी लाइफ में. ठीक है, तो लेफ्ट मत करो. आप ट्राई करो. जिसका मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा मुझे. हेलो सर. हाँ बोलो. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना. नेटवर्क क्वेश्चन रिपीट करूं पूरा? ठीक है, सुनो. सर वो कैरी द चार्ज के पास है. मैं रिपीट कर लेता हूं. A very long cylinder of radius 5 centimeter carry the charge of 25 microcoulomb. Carry the charge of 25 microcoulomb per meter. लिखा. Find E near its surface. Find E near its surface. हम्म, 2 मिनट बाकी है. ट्राई करो विद इन 2 मिनट्स. ठीक है, लास्ट 30 seconds. Finish it fast.
ठीक है, आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वही स्टूडेंट आंसर देगा। हाँ, ऋतिक श्रीपद, ऋतिक श्रीपद, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, कुछ आंसर मिला? सर मैंने अब भी ज्वाइन किया, अब भी लाइट आया। अच्छा, ये अच्छा एक्सक्यूज है, ठीक है चलो। आज कल पूरा लेक्चर अटेंड किया था कल का? नहीं सर, कल भी लाइट आधा गया आधा ही होगा। किया था। क्यों लाइट गया था कि इंटरनेट नहीं था? इंटरनेट। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, आपका सब सही है, हम लोग ही गलत है। चल ठीक है, ऑफ करो माइक। हाँ, अनमोल मौर्य, अनमोल मौर्य। यस सर। अनमोल, आपको ये कुछ आंसर मिला? नहीं सर, फॉर्मूला मिला है, डाल के देख रहा हूँ। क्या फॉर्मूला? रीड करो, खाली फॉर्मूला रीड करो। E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. E इक्वल लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, आप आराम से इसमें पुट करना। खाली मुझे एक बात बताओ, इसमें लैम्बडा क्या होता है पता है इस फॉर्मूला में? सर 25 माइक्रोकूलम। हाँ एक मिनट सर, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हाँ, तो अभी तक आपने खाली फॉर्मूला ढूंढा है 3 मिनट में। नहीं सर, कर रहा हूँ आगे। इस स्पीड से करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 24 घंटे देने पड़ेंगे। फास्ट करो। हाँ, चैतन्य मरार, चैतन्य मरार, माइक ऑन कर। हेलो सर। हाँ, चैतन्य मरार, हाँ सर। यू गॉट एनी आंसर? सर ट्राई किया है, 9 into 10⁻⁻11 मिला। 9 into 10⁻⁻11। हाँ। So, आपका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 into 10⁻11। Whether it is right or no, I will tell you in few minutes. ठीक है, आपका ये आंसर है ना? ठीक है। हाँ सर। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, खाली बताओ। क्या सर? हेलो। Which formula did you use? फॉर्मूला खाली रीड करके बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? हेलो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाया? हेलो फॉर्मूला सर। रीड करो खाली। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो। ठीक है, माइक ऑफ करो। चैताली करांडे, चैताली करांडे। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? चैताली सर। यू गॉट एनी आंसर? सर मेरे को 90 into 10⁻⁹ ऐसा। 90 बोल रहे हो? हाँ 90 into 10⁻⁹ 10⁻⁹ 9। 90 into 10⁻⁹। ओके, ये चैताली करांडे का आंसर है। दोनों आंसर अलग लग रहे हैं। ठीक है, माइक ऑफ करो। स्टूडेंट, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे देखना है कि आप लोग क्या कर रहे हो। सिर्फ यहां से मैं पढ़ाते जा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो वो भी पता होना चाहिए। हाँ, संदेश, संदेश, माइक ऑन कर। संदेश, संदेश, माइक ऑन करो। हाँ सर। संदेश। हाँ सर। हाँ, कुछ आंसर मिला? हाँ सर। बोलो। वो 9 into 10⁻⁻⁻⁻⁸ -8। हाँ सर। ठीक, ये संदेश का आंसर है, ये चैताली का आंसर है, और ये चैतन्य हेलो सर। का हेलो आंसर सर। है। हाँ सर मैं चैतन्य बात करूँ सर, वो नहीं, गलत है वो। मेरे को अभी 1/4 into 2 λ/2 मिला। अरे लैम्बडा की वैल्यू आपको डालनी है ना, लैम्बडा के टर्म्स में। सॉरी एप्सिलॉन सॉरी। हाँ, पूरा वापस बोलो, क्या लिखूं मैं? 1/4 into ε0। आगे इतना ही है? एक सेकेंड सर। 1/4 ε0 into 2 λ/r।
क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप मुझे क्या फॉर्मूला बता रहे हो क्या? मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए, सर। नंबर। ये रॉन्ग है, क्या बता रहे हो बैठ के मुझे? लैम्बडा और आर इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूं क्या? आपको लैम्बडा और आर डालना है। अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग माय सर। टाइम। फॉर्मूला क्यों बता रहे हो मुझे? सॉरी ठीक सर। है, चलो अभी लास्ट एक स्टूडेंट से, नहीं ऑफ करो प्लीज, लास्ट एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आयुष दुबे, आयुष दुबे, माइक ऑन करो। आयुष दुबे, आयुष दुबे, लास्ट कॉल, माइक ऑन करो। आयुष दुबे, चलो जैसे मैंने नाम लिया आयुष दुबे ने एग्जिट कर लिया। ठीक, साहिल पाटिल का आंसर आया था ये 9 into 10⁶ is the right answer. Yes. ठीक है, जिनका देखो ऑब्वियसली जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ध्यान से, उनको आराम से आ गया होगा। 9 into 10⁶ है। ई का जो यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ ई मैं बता देता हूँ। ई के दो यूनिट होते हैं, एक होता है न्यूटन पर कूलम, दिस इज यूनिट ऑफ ई, न्यूटन पर कूलम। दूसरा एक यूनिट और होता है, दूसरा एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर। दोनों में से कोई भी चलता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। देखो ये जो वोल्ट पर मीटर यूनिट है, अभी मैं फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ये वोल्ट पर मीटर कैसे आया, आगे चल के हम लोग ये समझ जाएंगे वोल्ट पर मीटर। इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू। न्यूटन पर कूलम आप समझ सकते हो। आपने ई का एक फॉर्मूला देखा है, ई इज एफ बाय क्यू। ये फॉर्मूला आपने देखा है ई का, एफ बाय क्यू। So F is a force, Q is a charge. So F will be in the Newton, Q will be in the coulombs. तो यहां से देखो यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। दोनों में से आप कोई भी यूनिट लिख सकते हो। यू कैन गो विथ न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर हम लोग आगे चल के बनाएंगे इस यूनिट को। आई विल टेल यू लेटर दैट हाउ दिस वोल्ट पर मीटर कम्स। न्यूटन पर कूलम लिख दो यूनिट। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आप अगर लेक्चर में कुछ ध्यान ही नहीं दोगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं समझेगा, फिर आप सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। बट इफ यू पे अटेंशन इन द लेक्चर, आई गारंटी आप इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर पाओगे आराम से, बट वो आपको लेक्चर में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जिनका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, किसी का लाइट बंद हो जाता है। ठीक है, अब वो अभी नेचुरल कैलेमिटीज है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कोरोना है वैसे ये भी नेचुरल कैलेमिटी है। इंटरनेट बंद हो जाता है आप लोग का, लाइट बंद हो जाती है, और वो रोज रोज ही होता है ना। चलो, तो गॉस लॉ कंप्लीट हुआ। टुडे वी फिनिश गॉस लॉ। एक न्यूमेरिकल करा दिया, बाकी हम लोग देखेंगे बाद में और कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड potential energy. Student, this is a very new topic now. बिल्कुल अलग टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पूरा अलग ही टॉपिक है। अगर अभी तक आपने सपोज लेक्चर्स मिस भी किए हैं, ध्यान नहीं दिया ऐसा कुछ, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी मच न्यू टॉपिक, इट इज नथिंग रिलेटेड टू गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द V सिंबल, V। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय द सिंबल U। तो मैंने सिंबल बता दी, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U रहता है इन दिस चैप्टर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है V। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोग पोटेंशियल पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मैं समझा देता हूं। अगर यहाँ पे सपोज एक चार्ज है, चलो इसका नेम देता हूं मैं कैपिटल क्यू। एक चार्ज है क्यू, Q1 ले लेते हैं, और एक दूसरा चार्ज है लेट्स से यहाँ पे Q2। तो ये क्या हो गया, दो चार्जेस हो गए। these they can be unlike charges and they can be like charges also. Like charges and unlike charges कुछ भी हो सकता है, बट ये देखो दो चार्जेस हैं। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये जो चार्जेस है ना, दो चार्जेस, दो चार्ज को मिला के मैं एक सिस्टम बोल देता हूँ। इट्स अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, इन दिस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस देयर विल बी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। किसी भी चार्जेस के जो सिस्टम होता है, ये चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में दो चार्जेस हो सकते हैं, दो से ज्यादा चार्जेस भी हो सकते हैं। किसी भी चार्जेस के सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। अभी पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, अगर ये जो Q2 चार्ज है ना, इसको अगर आप Q1 की तरफ मूव करोगे, इफ यू मूव द Q2 चार्ज टुवर्ड्स द Q1, सो दोनों चार्जेस आपको पता है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। सिंस चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, टू मूव दिस चार्ज ओवर हियर, इस चार्ज को यहां मूव करने के लिए आई हैव टू डू वर्क, मुझे वर्क करना पड़ेगा। वर्क यू हैव टू डू टू मूव द चार्ज Q2 टुवर्ड्स Q1। क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इनको पास में लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ओके, ये जो वर्क आप करोगे ना, वर्क करोगे मतलब आप एनर्जी दोगे। द वर्क डन बाय यू विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो आप वर्क करोगे ना, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन बाय यू विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो आपने वर्क किया ना, वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में काम आएगा। दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्लियर? एक बार फिर से बोल देता हूं। These two charges are suppose repelling each other. These are like charges, so they repel each other. So to bring these charges near to each other, work has to be done. आप Q1 को फिक्स कर दो, you fix the Q1 and bring the Q2. उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो जो आप वर्क करोगे ना, इन दोनों चार्जेस को नजदीक लाने के लिए, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दैट वर्क डन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। बाद में अच्छा मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ। ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, जब आप इसको ऐसे पास में लेके आएंगे ऐसे, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब उस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप इन चार्जेस को छोड़ दोगे, व्हेन यू लीव दिस चार्जेस ऑन देयर ओन, यू रिलीज द चार्जेस, तब यही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है एंड द चार्जेस स्टार्ट्स मूविंग विद अ स्पीड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो अल्टीमेटली काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये फिजिक्स में एक जनरल पॉइंट होती है कि कोई भी जो सिस्टम है, सिस्टम ऑलवेज वांट्स टू हैव अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सिस्टम जो होता है ना, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है। तो एज सुन एज यू लीव देम फ्री, द पोटेंशियल विल कन्वर्ट टू काइनेटिक, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा समझो। आज हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस पोटेंशियल एनर्जी। कितना पोटेंशियल स्टोर्ड है उसकी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। सो मैं डेरिवेशन भी आज ही स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। अभी लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली, ठीक है। या लुक एट इट। सपोज यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है विच इज Q, ठीक है। ये Q चार्ज है, ये चार्ज फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकता है, ठीक है। इससे थोड़ा दूर पे एक दूसरा चार्ज है, दिस। ये चार्ज को चलो मैं देखता हूं स्मॉल q, देख लो, ठीक है। इनिशियली इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज r1, ये देखो r1, ओके। और ये जो चार्ज है, इसको यहां से उठा के I will bring this charge from here, यहां से उठा के मैंने सब इधर आके रखा, इधर,
ठीक है, अब जब यहां पर चार्ज आ गया ना, तब जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इट इज अ फाइनल डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फाइनल डिस्टेंस है R2. So I am bringing the two charges from R1 distance to R2 distance. R1 initial distance है दोनों के बीच में, R2 is a final distance. ठीक है, ठीक है. अब देखो ये आपका इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट को चलो नाम देते हैं A. तो A से उठा के हमने यहां पे आके रखा ना, ये पॉइंट है B. तो चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A to B. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब आप इसको A से B मूव करोगे ना, तो वर्क करना पड़ेगा. That work done by you will be equal to the increase in potential energy. तो मैं पहले ये वर्क डन ही फाइंड करने की कोशिश करूंगा. I will try to find that work done. अब देखो वर्क कैसे फाइंड करेंगे. Suppose when it is moving from A to B, जब आप इसको A से B मूव कर रहे हो, तो in between A and B there is a point P. A और B के बीच में एक पॉइंट है P. सपोज चार्ज जो है, चार्ज अभी P पॉइंट पे पहुंचा है, तो चार्ज रीचेस टू P पॉइंट. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ दिस P पॉइंट फ्रॉम द Q चार्ज, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम Q चार्ज, इट इज स्मॉल r. स्मॉल r देखो, स्मॉल r जो है वो R1 और R2 के बीच में है, इट इज बिटवीन R1 R2. ठीक है, अब P पॉइंट पर है ये. अब आगे बढ़ने से पहले कैन यू टेल मी, आप में से कोई बता सकता है हाउ मच विल बी द रिपल्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द Q चार्ज. रिपल्शन फोर्स कितना लगेगा Q चार्ज के ऊपर, कोई माइक ऑन करके बताओ. जब P पॉइंट पर है, व्हेन द चार्ज इज एट P पॉइंट, हाउ मच विल बी रिपल्शन फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस. हाँ, एनीबॉडी? हाँ बोलो. 1/4 pi epsilon Q1 Q2. देखो आप डायग्राम देखो, Q1 Q2 है कहीं पे? नहीं, बड़ा Q कैपिटल Q स्मॉल Q. ठीक है, हाँ, कैपिटल Q एंड स्मॉल Q. फिर वो सिर्फ R². इज देयर अ रिपल्शन फोर्स बिटवीन देम ना? और हाँ, करेक्ट है. डोंट नेम. अमन कुमार. ठीक है, अमन कुमार ने बताया ये फोर्स होगा, सबको पता होना चाहिए, ये तो कूलम लॉ लगा दिया सिर्फ. करेक्ट है. ये फोर्स जो है ना, इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेट मी कॉल दिस फोर्स एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो आई एम डिनोटिंग इट बाय E symbol, स्टूडेंट्स. E is a electrostatic force. अब अगर ये फोर्स का मैं डायरेक्शन शो करूं, ओके, मैं भी इस फोर्स का डायरेक्शन शो करता हूं. आपने बताया ये जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस. तो अगर ये रिपल्सिव है, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा. देखो स्टूडेंट्स, ये होगा ना डायरेक्शन, देख लो. तो ये डायरेक्शन को मैं, ये फोर्स को मैं लिख रहा हूं FE. FE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. दिस वन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब आगे बढ़ने से पहले डू वन थिंग, आपको चाहिए तो ये डायग्राम बना लो और ये फॉर्मूला लिख लो. राइट अप टू दिस मच, ये पूरा लिख लो जो भी है. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो P पॉइंट का एक बार बताओ ना प्लीज. देखो जो चार्ज है ना आपका, वो स्मॉल Q चार्ज जो है ना, उसको हम लोग A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाएंगे. बट व्हेन यू आर मूविंग इट फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, in between there is a point P where right now the charge has reached. आपको A से B लेके जाना है, लेकिन A से B लेके जाने के टाइम पे बीच में सपोज एक पॉइंट है P, जहां पर वो चार्ज पहुंचा है, और तब मैं ये सब इक्वेशंस लिख रहा हूं उस टाइम पे. ओके सर, थैंक यू. हाँ, तो P is a general point on the path. स्टूडेंट डायग्राम ड्रॉ कर लो. कल मैं ये डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं दूंगा आपको. You should have that diagram tomorrow. आज बना लो और नीचे जो इक्वेशन लिखा है वो लिख लो पहले. अब किसी अगर स्टूडेंट को डाउट आ रहा है कि सर ये फोर्स क्यों आपने फाइंड किया, देखो बिना फोर्स के आप वर्क डन नहीं निकाल सकते. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो पहले फोर्स मिलेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा,
फिर वर्क निकलेगा, फिर वर्क के बाद पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। पहले फोर्स जरूरी है, ठीक है। ठीक, सो आई होप डायग्राम हो गया आपका, एंड ऑल्सो यू हैव रिटन दिस इक्वेशन। गिव इट फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये जो आपने R1 R2 ड्रॉ किया है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिखा ना ऐसे बना है। ये R1 R2 के डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में देखो, इसी डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करता हूं। आई एम टेकिंग वन यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। वो यूनिट वेक्टर है R कैप। लेट्स सपोज R कैप एक यूनिट वेक्टर है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ R बार, मतलब ये डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर बना लिया R कैप। ये भी आप बना लो। Now look at R cap and look at F bar. ये F और R को देखो, ये दोनों को। If you look at it, F और R का डायरेक्शन सेम है, देखो। तो ये जो फोर्स है ना, आपने लिखा है, this is a magnitude of the force. ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। But if you want to write the vector force in the vector form, F bar लिखना है, तो वो ऐसा होगा, this thing into R cap. इसके आगे आर कैप लगा दो, देखो ये, अगर आपने आर कैप लगा दिया तब ये वेक्टर बन गया। मैंने एफ बार को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखा है, एफ बार को आर कैप के टर्म्स में लिखा है। देखो एफ बार और आर कैप सेम डायरेक्शन में है, एफ बार कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आर कैप। सी टू इट। क्लियर? जो भी डायग्राम दिख रहा है उसमें चेंजेस जो मैंने किए हैं वो कर लो आप लोग भी। कल मैं ये नहीं दूंगा डायग्राम बनाने को फिर से। डन? चलिए, बस एक लास्ट पॉइंट छोटा मुझे और डिस्कस करना है। राइट नाउ द चार्ज इज एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी पर चार्ज है। इस पॉइंट पी से हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे ना, हमको बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो वी विल मूव इट फॉरवर्ड ना। तो ध्यान से देखो, सपोज आफ्टर पी पॉइंट इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके गए, पी पॉइंट के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके गए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस वी कवर्ड, वो डिस्टेंस है dr। लुक एट दी dr। dr को ध्यान से देखो, dr क्या है पता है? dr इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। इस चार्ज को हम लोग इसे थोड़ा सा आगे लेके गए। कितना आगे लेके गए? dr डिस्टेंस आगे लेके गए, ठीक है। लेकिन एक बात बता, जस्ट आंसर मी वन क्वेश्चन। ये जो dr डिस्टेंस में आगे लेके गया, उसके लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी आगे जाएगा। आई नीड टू पुश, देन ओनली इट विल गो फॉरवर्ड। इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। वो जो फोर्स है ना, विच इज अप्लाइड बाय अस टू मूव इट बाय dr डिस्टेंस, वो फोर्स है सपोज F डैश। F डैश अपनी नोटबुक में लिख लो, मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं। लेट F डैश, ऐसा लिखो, लेट F डैश बी द अप्लाइड फोर्स। लेट F डैश बी द अप्लाइड फोर्स टू मूव द चार्ज बाय डिस्टेंस dr। मैं रिपीट कर रहा हूं, F डैश इज अ अप्लाइड फोर्स टू मूव द चार्ज बाय dr। लिख दिया? हाँ, बस एक लास्ट पॉइंट। आप में से कोई बता सकता है ये जो अप्लाइड फोर्स होगा, द फोर्स दैट आई विल अप्लाई टू मूव इट बाय dr डिस्टेंस, ये जो अप्लाइड फोर्स है F डैश, इन डायग्राम F डैश विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? F डैश कहाँ लगाना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? ऑन द चार्ज लेफ्ट की तरफ, बराबर लेफ्ट की तरफ लगाएंगे ना, ठीक है। सो देखो मैं डायग्राम में आपको शो कर देता हूं, ये देखो, लुक एट, देखिए ये भी मैंने देखो शो कर दिया, आप लोग भी शो कर दो। ये F डैश देखो अप्लाइड फोर्स है, दिस F डैश आई विल अप्लाई ऑन दिस चार्ज टू मूव इट बाय द स्मॉल डिस्टेंस dr। हो गया? हाँ, बस कल के लिए मैं एक इक्वेशन बना देता हूं, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वर्क डन आपको पता है, वर्क डन, सपोज आई एम राइटिंग dw इज अ वर्क डन।
वर्क डन इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. आपने फोर्स ये लगाया एफ डैश इज अ फोर्स अप्लाइड बाय यू. डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है dr बार. See, force dot product with displacement. This is a work done by you in shifting by dr. ये इक्वेशन लिख लो खाली स्टूडेंट्स, और इसके बारे में मैं लिख देता हूं. दिस इज वर्क डन टू मूव चार्ज q बाय dr. ये वर्क डन क्या है मैंने वो भी लिख दिया. देखो कल मैं इसी पॉइंट के आगे कंटिन्यू करूंगा, ये पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं. देख लो, द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज एफ डैश डॉट डिस्प्लेसमेंट, सो इट विल गिव यू वर्क डन टू शिफ्ट बाय dr. क्लियर स्टूडेंट्स? आज यहीं तक कर ले.